नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। पटना पुलिस महकमे में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 थानेदारों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। रेप पीड़िता की एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले कंकड़बाग के थानेदार मुकेश कुमार को पटना पुलिस लाइन भेजा गया है। हाल ही में पीड़िता अपनी शिकायत लेकर कंकड़बाग थाने गई थी, लेकिन वहां उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उसे दानापुर थाने भेजा गया, जबकि कंकड़बाग पुलिस चाहती तो 0 एफआईआर दर्ज कर सकती थी। वहीं दूसरी ओर सुल्तानगंज के थानेदार मनोज कुमार, पीरबहोर थानेदार अब्दुल हलीम, चौक के थानाध्यक्ष दुष्यंत कुमार सिंह और बेऊर थानेदार अमरिंद्र कुमार को अलग अलग कारणों से लाइन हाजिर किया गया है। वहीं सज्जाद गद्दी को पीरबहोर का नया थानेदार बनाया गया है। इससे पहले वे बिहटा में सर्किल इंस्पेक्टर के रूप में तैनात थे, जबकि पाटलिपुत्र थानेदार कुमार रोशन को सुल्तानगंज का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, किसी भी कीमत पर जो थाने स्तर से पुलिसकर्मी हैं, उनकी अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, लाइन हाजिर किया गया है, किस तरीके का बदलाव है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर आम जनता थानों में पहुंचती है तो ऐसे में जो थानाध्यक्ष हैं उनका ये दायित्व बन जाता है कि उसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। और एक रेप विक्टिम पहुंचती है थाने में, उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ा है कि बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 0 एफआईआर दर्ज करने का निर्देश राज्य के सभी थानों को दिया गया है कि आपके पास अगर विक्टिम सबसे पहले पहुंचता है तो आप अपने यहाँ 0 एफआईआर दर्ज करो और उसको दूसरे थाने में ट्रांसफर कर दें। तो कंकड़बाग थानाध्यक्ष ने लापरवाही बरती, उसके बाद उन पर एक्शन लिया गया और जो विक्टिम पहुंची थी उनको कहा गया कि आप दूसरे थाने में जाइए, दानापुर थाने में जाइए। तो इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी राहुल। निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज जो है वो देने की कोशिश की गई। एक साथ 5 थानाध्यक्षों पर गाज गिरी है। और इसके अलावा आपको पता होगा पटना में 11 नए ऑफिसर जो है बिहार पुलिस मुख्यालय ने डिप्लॉय किया है। अलग अलग जिलों से नए इंस्पेक्टर आए हैं। तो मैसेज साफ है कि अगर आप काम करेंगे और जनता के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे तभी आप काम करेंगे और आपकी जिम्मेवारी जो है वो सही मानी जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर गाज गिरेगी। और यही कारण है कि सुल्तानगंज, पीरबहोर, चौक, बेऊर थानेदार सभी जो है वो लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। जी राहुल। संजय, हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर वापस लौट रहे हैं। और देखिए, इसी बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। चंदन के ही करीबी ने दी थी जानकारी। बड़ी खबर चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां गैंगस्टर शेरू सिंह को दी थी जानकारी। तो चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। चंदन के ही करीबी ने इस बात की जानकारी दी थी कि चंदन अस्पताल में भर्ती है। चंदन मिश्रा के पारस हॉस्पिटल में भर्ती होने की जानकारी उनके करीबी ने दी थी। 15 जुलाई को चंदन मिश्रा होगा पारस हॉस्पिटल में भर्ती। शेरू सिंह तक पहुंची थी चंदन के करीबी ने ही जानकारी उन्होंने पहुंचाई थी और इसके बाद ही रची गई थी चंदन मिश्रा हत्याकांड की साजिश। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब बड़ा खुलासा हो गया चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई कि जो जानकारी है कि वो अस्पताल में, पारस अस्पताल में भर्ती होंगे, वो उनके करीबी नहीं पहुंचाई थी। किस करीबी ने पहुंचाई थी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए, जो हिस्ट्री सीटर चंदन मिश्रा है उसकी जो 17 जुलाई को हत्या की गई थी पारस हॉस्पिटल में, तो उसको लेकर नित्य नए खुलासे आ रहे हैं सामने। और जो खुलासे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। एक बीच एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि चंदन की जो हत्या की साजिश रची गई थी पुरलिया जेल से, शेरू सिंह जो उसका काफी सहयोगी था, उसको इस बात की जानकारी मिल गई थी कि 15 जुलाई को चंदन मिश्रा पारस हॉस्पिटल में एडमिट होगा। और ये जानकारी पहुंचाने वाला और कोई नहीं था, चंदन मिश्रा का ही करीबी था। तो ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो पटना पुलिस की टीम है, एसटीएफ के सहयोग से भोजपुर, बक्सर और कई इलाकों में, पटना के भी कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। दरअसल अभी भी 2 शूटर जो है वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। तो शेरू सिंह जिसने इस हत्याकांड को की साजिश रची थी, उस तक बात चंदन के ही किसी गुर्गे ने पहुंचाई थी। चंदन मिश्रा का जो करीबी था उसने पहुंचाई थी। और इसके बाद उसकी हत्या की साजिश जो है वो पटना के पारस हॉस्पिटल से सटे पूरा इलाके में निशु खान के घर पर रची गई थी। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, दूसरी खबर पर आपके पास फिर लौटेंगे। और पटना से बड़ी खबर, जहां नाबालिग बच्चे का अपहरण कर 10 लाख की फिरौती की मांग हुई। एक गिरफ्तार इस मामले में हुआ है। गर्दनीबाग का यह मामला सामने आया है। आरोपी अनिस के निशानदेही पर छापेमारी की गई। पुलिस ने बच्चा बरामद किया है। दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस का आप देखने को मिल रहा है, क्या इस मामले में अपडेट? इसको जब अगवा किया गया उसके बाद जो परिजन थे उनसे 10 लाख रुपए का डिमांड किया गया। हालांकि परिजन काफी संकोच में थे कि वो पुलिस में जाए कि नहीं जाए, लेकिन आखिरकार वो गए पुलिस में
और पुलिस ने दबिश बढ़ाई। एक जिसमें 2 आरोपी हैं, हालांकि जो एक आरोपी है उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उससे पूछताछ की गई। इस बीच जो दूसरा आरोपी है उसने बच्चे को मुक्त कर दिया और उसके बाद बच्चे को पुलिस ने रिकवर कर लिया है। आगे की कार्रवाई चल रही है। दूसरा एब्सकॉन्ड कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए गर्दनी बाग से लेकर दूसरे इलाकों में जो इनपुट मिला उस आधार पर छापेमारी चल रही है। जी राहुल। चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। सीतामढ़ी के पुनारा धाम के कायाकल्प का संकल्प अब देखिए पूरा होने जा रहा है। बहुत जल्द ये मंदिर अब अयोध्या के राम मंदिर जैसा भव्य और विशाल बन जाएगा। और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानकी की जन्मस्थली पहुंचे और पुनारा धाम में पूजा अर्चना की और भव्य मंदिर बनाने की तैयारी शुरू कर दी। 8 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह पुनारा धाम में भूमि पूजन करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पुनौरा धाम मंदिर आने वाले समय में अयोध्या के राम मंदिर जैसा भी ये मंदिर हो जाएगा। अयोध्या मंदिर जैसे कैसे हो पाएगा ये मंदिर? इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को पहुंचे पुनौरा धाम। सीतामढ़ी का पुनौरा धाम जो मां जानकी यानी सीता माता की जन्मस्थली कही जाती है और अब इसी भूमि पर बनने जा रहा है मां सीता का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर, जो अयोध्या में बने भगवान राम के मंदिर से भी विशाल होगा। अगले महीने 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुनौरा धाम के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। शाह के दौरे से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंदिर की आधारशिला से जुड़ी जानकारी खुद जाकर ली। सीएम ने मां जानकी धाम में पूजा अर्चना भी की। पुनौरा धाम मंदिर कितना दिव्य और भव्य बनेगा वो भी जानिए। सरकार ने पुनौरा धाम के पुनर्निर्माण के लिए 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 16.63 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की मंजूरी दी गई थी। भव्य मंदिर का डिजाइन भी बनकर तैयार हो गया है। 883 करोड़ की लागत से इस दिव्य मंदिर को बनाया जाएगा, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। माता सीता मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का भी गठन कर दिया गया है। भव्य मंदिर बनने के बाद पुनौरा धाम पर्यटन स्थल के तौर पर भी विकसित होगा, क्योंकि इस परियोजना के तहत रामायण सर्किट में पुनौरा धाम को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि से जोड़ा जाएगा। इससे बिहार को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी। साथ ही मंदिर बनने से नए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी पूजा अर्चना कार्यक्रम में शामिल हुए। पूजा पाठ के बाद सीएम ने मंदिर का अवलोकन किया और आर्किटेक्ट की तरफ से बनाए गए मंदिर के नक्शे को भी देखा। जाहिर है वो दिन दूर नहीं जब पुनौरा की धरती फिर से जगमगा उठेगी। सीतामढ़ी संवाददाता राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता का भव्य मंदिर बनेगा। 8 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह मंदिर का शिलान्यास करेंगे। मंदिर निर्माण को लेकर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों के साथ जायजा लिया। 882 करोड़ से अधिक की राशि से माता सीता का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। नीतीश कुमार जी के साथ मां जानकी के जन्म स्थान पर हम लोग गए और समीक्षा किया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई निर्देश दिए हैं कि आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी 8 अगस्त को आएंगे। उनको उन्होंने निमंत्रण भी दिया और आग्रह भी किया है आने के लिए। और वहाँ पर भव्य माँ सीता का मंदिर बनेगा और लगभग 882 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जिससे कि चलिए अब खबरों का रुख करेंगे। राजनीति से जुड़ी आपको खबर बताते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की डिमांड अब तेज हो गई है। पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाया है। निशांत को न सिर्फ राजनीति में लाने की मांग हो रही है, बल्कि जेडीयू कार्यकर्ता चुनावी मैदान में भी उतारने की डिमांड कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की जोरदार डिमांड हो रही है। ये देखिए, राजधानी पटना की सड़कों पर लगे ये बड़े बड़े पोस्टर, बैनर। जेडीयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं की यही मांग
चुनाव लड़े निशांत। पूरा बिहार के कार्यकर्ताओं, बिहार के नौजवानों, बिहार वासियों की यह इच्छा है कि वह चुनाव लड़ें, बिहार का नेतृत्व करें। नीतीश जी का नेतृत्व अभी भी है, लेकिन निशांत जी को भी अभी एक्टिव राजनीतिक में आके हम लोग को बीच, युवाओं को बीच आ जाना चाहिए। जैसे जैसे बिहार चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जेडीयू कार्यकर्ताओं की सक्रियता भी बढ़ गई है। जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगे हैं, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उनके बेटे निशांत कुमार की तस्वीर नजर आ रही है। जेडीयू का चुनाव चिन्ह भी दिख रहा है। निशांत को न सिर्फ राजनीति में लाने की, बल्कि चुनावी मैदान में उतारने की भी मांग की जा रही है। जी, हम युवा हैं और युवा के नाते हम चाहते हैं कि निशांत भैया जल्द से जल्द राजनीति में आए और हम लोग का नेतृत्व करें। चुनावी साल में निशांत कुमार के राजनीतिक पदार्पण पर सियासत भी जमकर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सियासत में निशांत का स्वागत कर रही है। वहीं जेडीयू नेता ये कह रहे हैं कि निशांत की सियासी पारी का फैसला सीएम नीतीश या निशांत खुद ही लेंगे। जहां तक जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र श्री निशांत कुमार को चुनाव लड़ाने की मांग है, तो यह स्वागत योग्य है। जहां तक निशांत जी का सवाल है, तो इस संदर्भ में स्वयं निशांत जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फैसला लेंगे। फिलहाल ये तय नहीं कि निशांत चुनाव में टक्कर देने उतर रहे हैं या नहीं। इसके लिए विरोधी पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेवार ठहरा रही है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि निशांत राजनीति में आए। इससे बीजेपी के नेता असहज होंगे। श्री तेजस्वी जी ने तो स्पष्ट कहा कि श्री निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन उनको जेडीयू में कुछ लोग और बीजेपी नहीं आने देना चाहती है। ये बात आदरणीय नीतीश कुमार जी भी समझ रहे हैं। निशांत चुनाव लड़ेंगे, निशांत चुनाव में आएंगे, चुनाव में निशांत कब आएंगे, ये सिर्फ जेडीयू वाले हल्ला कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इसको होने नहीं देगी। ना 9 मन तेल जलेगा, ना राधा नाचेगी। नीतीश की जेडीयू में निशांत अध्याय जोड़ने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इस पोस्टर के जरिए जेडीयू कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर अपनी प्रबल इच्छा जाहिर कर दी है। इसके पहले जेडीयू के कई सांसद और विधायक भी निशांत को राजनीति में लाने की डिमांड कर चुके हैं। लिहाजा सबकी नजरें सीएम नीतीश और उनके बेटे निशांत पर ही टिकी है कि वो इस पर क्या निर्णय लेते हैं। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने ओबीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने अपनी गलती मानते हुए स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी के हितों की रक्षा नहीं कर पाई। राहुल इस गलती को अब सुधारना चाहते हैं। राहुल के इस बयान पर बिहार एनडीए के नेताओं ने निशाना साधा है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था, मैंने नहीं किया। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ओबीसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को भागीदारी न्याय महासम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अपनी गलती स्वीकार की और माना कि समय रहते पिछड़े वर्ग का भला नहीं किया। एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था, मैंने नहीं। मंच पर मौजूद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के बड़े नेताओं के सामने राहुल गांधी ने माना कि कांग्रेस ओबीसी के हितों की रक्षा नहीं कर पाई। बीते 10 से 15 सालों में ओबीसी पर ध्यान नहीं दिया, ओबीसी की उस तरह रक्षा नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। राहुल ने कहा, जातिगत जनगणना न करवा पाना मेरी गलती है और अब मैं इस बड़ी गलती को सुधारना चाहता हूं। उस गलती को ठीक करने जा रहा हूं। जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था, मैंने नहीं किया। आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। मैं स्टेज से कह देता हूं और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली पदों का मुद्दा भी उठाया। दावा किया कि एसटी वर्ग में 83%, एससी वर्ग में 64% और ओबीसी वर्ग में 80% प्रोफेसर के पद खाली हैं और एसोसिएट प्रोफेसर के पद एसटी वर्ग में 65%, एससी वर्ग में 51% और ओबीसी वर्ग में 69% तक खाली है। हालांकि राहुल गांधी के इन आंकड़ों को बीजेपी ने फर्जी करार दिया, साथ ही जेडीयू ने भी निशाना साधा। झूठे आंकड़े फैलाना बंद करिए।
अगर सही मायने में आपको इतनी ही चिंता है ओबीसी भाइयों की, SC ST की, तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं पहले वहां उन रिक्तियों का हिसाब दीजिए। और अब जब पिछड़े अति पिछड़े समाज ने इनको सत्ता से बहुत दूर भेज दिया है, इनकी सीटें इतनी कम कर दी हैं, तब राहुल जी को लगता है कि गलती हो गई। बीजेपी और जेडीयू के हमले पर कांग्रेस और आरजेडी ने पूछा कि आखिरकार कब तक पिछड़ों और अति पिछड़ों के साथ एनडीए सरकार न्याय करेगी। कि अति पिछड़ा समाज अपने राजनीतिक हक और अपने राजनीतिक अधिकार के लिए संघर्ष आंदोलन के बल पर अपनी पहचान बनाया है। यूनिवर्सिटीज में खाली पड़े पदों का प्रश्न उठाया जाता है तो भाजपा के लोग राहुल जी की जाति पूछते हैं, और जो लोग राहुल जी की जाति पूछते हैं सिर्फ उनसे उनके दामाद का धर्म पूछ लीजिए तो उनको सांप सूंघ जाता है। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने ओबीसी राग छेड़कर एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे को गरमा दिया है। देखना होगा बिहार चुनाव में कांग्रेस का ये एजेंडा कितना कारगर साबित होता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेज प्रताप ने टीम बना ली है। तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब तेज प्रताप की टीम को मदन यादव ने ज्वाइन किया है। मदन यादव भोजपुर से शाहपुर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मदन यादव को टीम तेज प्रताप समर्थन करेगी। तेज प्रताप ने मदन यादव की जीतने की अपील भी लोगों से की है। तेज प्रताप ने टीम तेज प्रताप को सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बताया। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि टीम चुनाव लड़ने वाले युवा पीढ़ी को सपोर्ट करेगा। तेज प्रताप ने टोपी का रंग भी देखिए बदल लिया है। तेज प्रताप हरी टोपी की जगह पीली टोपी में नजर आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। तेज प्रताप निर्दलीय कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप कहां से लड़ तो हम जो चुनाव लड़ रहे हैं तो महुआ से लड़ेंगे। हम तो पहले ही बोल चुके हैं। अब बहुत सारा लोग होगा विरोधी टाइप का लोग, उस सबको खुजली चालू हो गया। आज से खुजलाते रहे गाल ऐसे ऐसे करके। आज भी शाहपुर से कई लोग जुड़े हुए हैं। शाहपुर से पूरे तरीके के साथ दमखम के साथ लोग जुड़े हैं और इस चुनौती को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं दोनों भाई मिल करके, और उसके बाद आगे की रणनीति को तय करते हुए इनको जिताने का काम करना है। वहां से निर्दलीय और इनको सदन की ओर भेजने का काम करना है। वहीं तेज प्रताप के महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी और जेडीयू ने तंज कसा है। तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल ने तेज प्रताप के साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, इससे तेज प्रताप हतोत्साहित हैं, परेशान हैं और निराश हैं। जिस घबराहट में तेज प्रताप यादव ने महुआ से चुनाव लड़ने की बात की, राष्ट्रीय जनता दल की बात करें अथवा तेज प्रताप यादव की बात करें, दोनों की हार सुनिश्चित है। देखिए, तेज प्रताप यादव जी ने क्या कहा ये उतना महत्व नहीं रखता। महत्व ये है कि बिहार की जनता क्या कहती है, और बिहार की जनता कहती है कि एनडीए ने 20 वर्षों में बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। भाई तेज प्रताप जी महुआ से चुनाव लड़ेंगे कि पूरे बिहार में वो उम्मीदवार उतारेंगे, ये भाई तेजस्वी जी और उनके बीच का अंदरूनी मामला है। हम तो बस इतना जानते हैं कि जो अपने परिवार का नेतृत्व ठीक से नहीं कर सकता, वो बिहार का नेतृत्व क्या करेगा। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बीजेपी से बदला लेने वाला बयान देकर के बिहार की सियासत को देखिए अब गरमा दिया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि बीजेपी ने हमारे 4 विधायक छीने, अब हम बीजेपी से 40 विधायक छीन करके बिहार में सरकार बनाएंगे। सहनी के बयान पर सियासत सुलग गई है। हमने संकल्प लिया 4 विधायक की जगह 40 विधायक बनाएंगे, और जो आज जिन्होंने हमसे 4 छीना उनसे 40 छीनकर बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सहनी ने कहा, बीजेपी ने हमसे 4 विधायक छीने थे, अब हम उनसे 40 विधायक छीनकर बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। मुकेश सहनी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हमारे विधायक खरीदकर हमें सरकार से बाहर कर दिया। आज हम लोग बरसों से हम लोग गुलाम थे, कभी हम लोगों को बिहार में वजूद नहीं था। हम लोगों ने संघर्ष करके अपने वोट के दम पर 4 विधायक बनाया, और 4 विधायक बनाया, सरकार में रहकर अपने लोगों को काम कर रहे थे, तो उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया। लोकतंत्र में विधायक खरीदना सही बात नहीं है। हमने संकल्प लिया 4 विधायक की जगह 40 विधायक बनाएंगे, और जो आज जिन्होंने हमसे 4 छीना उनसे 40 छीनकर बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे।
मुकेश सहनी के इस बयान से बिहार में सियासी खलबली मच गई। बीजेपी से 4 विधायकों का बदला लेने के दावे पर बीजेपी और जेडीयू ने मुकेश सहनी पर पलटवार किया, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का चाल चरित्र ऐसा ही रहा है। उनके विधायकों ने उनकी नीतियों से त्रस्त होकर ही उनके दल का त्याग कर दिया था। उन्हें तो आत्ममंथन करना चाहिए, लेकिन वह उल्टे ही धमकी दे रहे हैं कि हम 40 विधायकों को तोड़कर मिलाएंगे। अरे आप अगले चुनाव में किसी हैसियत में होंगे। मुकेश सहनी जी जब एनडीए के कुनबे और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, उन्हें वो दृश्य भी याद रखना चाहिए जब पिछले चुनाव में मौर्या होटल में तेजस्वी जी के सामने, पूरे महागठबंधन के कुनबे के सामने उन्होंने आरोप लगाया था कि अति पिछड़े के बेटे के पीठ में खंजर भोंकने की साजिश रची। जब जब अति पिछड़ा समाज ने राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक हिस्सेदारी अपने संघर्ष और आंदोलन के बल पर तय किया है, उसके मनोबल को तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रयास किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए, सत्ता में बनी रहने के लिए किसी हद तक जाती है। न उनका नियम है न नीति है, बस किसी तरह से एमएलए को, एमपी को खरीद के, तोड़ कर, उन पे केस लाद कर, उनको डरा कर, धमका कर, ये उनका तरीका है लोगों के एमएलए, एमपी को हथियार लेना और सत्ता में आ जाना। मुकेश सहनी ने 40 विधायक जीतकर बीजेपी से बदला लेने का दावा किया। हालांकि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ। बड़ा सवाल यही कि क्या मुकेश सहनी की पार्टी को महागठबंधन में 40 सीट मिलेगी, जिन सीटों पर चुनाव जीतकर वो बीजेपी से बदला लेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।